हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा, हम काइनेमेटिक्स डिस्कस कर चुके हैं और काइनेमेटिक्स में बेटा हमने मोशन डिस्कस किया था, वेलोसिटी डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन डिस्कस किया था। तो हमने काइनेमेटिक्स में ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्कस किया था, बट हमने काइनेमेटिक्स में मोशन को लाने वाली क्वांटिटी को डिस्कस नहीं किया था कि मोशन को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लेके आएगी, मोशन को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बंद करेगी और मोशन को कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेंटेन रखेगी। तो बेटा उस फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन काइनेमेटिक्स में कहीं नहीं था। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को इनिशिएट करती है, ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टॉप करती है और ऑब्जेक्ट के मोशन को मेंटेन करती है, एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज फोर्स। तो बेटा आज हम यूनिट 3 ऑफ 11th फिजिक्स डिस्कस करने वाले हैं, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बेटा ये एक ऐसी क्वांटिटी है, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, स्पीड को मेंटेन भी रख सकती है, किसी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकती है। तो बेटा ये फिजिकल क्वांटिटी आपके लिए, ये फिजिकल क्वांटिटी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको फोर्स का बेसिक आइडिया बताऊंगा बेटा कि फोर्स का मीनिंग क्या है। फोर्स मीन्स एनी पुश और पुल which brings acceleration in object is known as force। तो बेटा वो पुशिंग और वो पुलिंग जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दैट पुलिंग दैट पुशिंग विल मेक फोर्स। तो बेटा एनी पुश और पुल विच ब्रिंग्स एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो बेटा वो पुशिंग और वो पुलिंग जिसकी वजह से बॉडी की स्टेट चेंज होगी। स्टेट का मीनिंग अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाएगी, अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट पे आ जाएगी। इसका मीनिंग ऐसा पुलिंग और पुशिंग जिसकी वजह से बॉडी अपनी प्रेजेंट स्टेट को चेंज करेगी, अपनी इनिशियल स्टेट को चेंज करेगी। दैट पुलिंग और पुशिंग क्वांटिटी इज नोन एज फोर्स। दैट पुलिंग और पुशिंग क्वांटिटी इज नोन एज फोर्स। तो बेटा जैसे हम फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल मोशन में आ जाती है, हम किसी टेबल को अगर पुश करते हैं तो टेबल मोशन में आ जाती है, हम किसी अलमीरा को पुश करते हैं, अलमीरा मोशन में आ जाती है। सो दैट काइंड ऑफ पुलिंग और पुशिंग क्वांटिटी इज नोन एज फोर्स। तो बेटा अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि फोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बॉडी की स्टेट को चेंज करना। फोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना। इसका मीनिंग एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स डिफाइन होगा, अदरवाइज फोर्स आपका डिफाइन कब होगा? जब बॉडी की स्टेट चेंज होगी। तो बेटा अब आपको ये मालूम होना चाहिए फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन लेके आना पड़ेगा, और अगर एक्सेलरेशन होगा तो आप फोर्स को डिफाइन कर पाओगे। नंबर टू कंसेप्ट ये है कि अगर बॉडी की स्टेट चेंज होगी तो आप फोर्स को डिफाइन कर पाओगे। इसका मीनिंग फोर्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको बॉडी की स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर बॉडी मोशन में है तो आपको उसकी स्टेट को चेंज करना है, और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो आपको उसकी स्टेट को चेंज करना है, और अगर आपको बॉडी को मोशन में मेंटेन रखना है तो आपको अगेन वहाँ पर फोर्स को यूज करना है। तो बेटा अगर बॉडी की मोशन को मेंटेन रखना है तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अपोज करके वहां पर फोर्स लगाना पड़ेगा, और दैट फोर्स विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट।
तो बेटा कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इसका मीनिंग वहां पर अगर उसका मोशन वेल मेंटेन है, उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो बेटा स्पीड कांस्टेंट कब होगी? जब फ्रिक्शन को बिल्कुल अपोजिट फोर्स मिलेगा। तो बेटा वो जो अपोजिट फोर्स होगा, दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ मोशन। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि एनी पुश और पुल विच ब्रिंग्स एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स, इज नोन एज फोर्स। तो बेटा अब फोर्स क्या क्या चेंजेस लेके आ सकता है ऑब्जेक्ट में, फोर्स क्या क्या चेंजेस लेके आ सकता है ऑब्जेक्ट में। तो बेटा उसके लिए आपको एक सिंपल सा चार्ट बनाना है कि फोर्स क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है ऑब्जेक्ट के अंदर। वो हम लिखेंगे, स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, स्पीड को डिक्रीज कर सकता है, स्पीड को कांस्टेंट रख सकता है, बॉडी के साइज को चेंज कर सकता है, बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है, बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है। अब चेक करो कि कोई स्प्रिंग है हमारे पास, और ये किसी मास के साथ अटैच है। अगर हम इस स्प्रिंग को यहां से पुल करेंगे तो बेटा इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ये नंबर ऑफ टर्न्स आपके ओपन हो जाएंगे, लेंथ इंक्रीज होगी। तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, तो इसके साइज में चेंज आएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज आएगा। इसी टाइप से अगर मैं इसको पुश करता हूं ऐसे, तो पुशिंग करने से क्या होगा कि इसकी लेंथ डिक्रीज होगी, लेंथ डिक्रीज होने से इसका साइज चेंज होगा। तो बेटा ये जो पुशिंग और पुलिंग है, ये किसी ऑब्जेक्ट के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। इसी टाइप से मेरे पास एक रबर बॉल है, रबर बॉल को इधर से भी आप पुश कर रहे हो, आप इधर से भी पुश कर रहे हो। अगर दोनों साइड से पुश करोगे तो बेटा रबर बॉल की शेप चेंज हो जाएगी, रबर बॉल की शेप चेंज हो जाएगी। सो देयर इज चेंज इन शेप, देयर इज चेंज इन शेप। तो ये जो रबर बॉल है, इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे, दोनों साइड से अगर फोर्स हम लगाएंगे, तो बेटा रबर बॉल की शेप चेंज हो जाएगी। तो आपको मालूम है जब आप क्रिकेट मैच के अंदर बॉल को रेगुलर यूज करोगे तो बेटा थोड़े टाइम के बाद हिटिंग से बॉल की शेप चेंज हो जाएगी और फिर हमें बॉल को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी बॉल आपकी रेगुलर हिट होगी बैट्समैन के बैट से, तो बेटा बैट जो हिट करेगा बॉल को, उस हिटिंग वाले फोर्स से कभी ना कभी बॉल की शेप चेंज हो जाएगी और फिर हमें बॉल को चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा अब आपको ये मालूम चल चुका है कि फोर्स आपका कहाँ कहाँ पर इफेक्ट डाल सकता है, फोर्स आपका कहाँ कहाँ पर इफेक्ट डाल सकता है। अब बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए कि फोर्स आपका बेसिकली कितने टाइप्स में डिवाइड हो सकता है, फोर्स आपका बेसिकली कितने टाइप्स में डिवाइड हो सकता है, हम इसको कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेटा फोर्स का बेसिक क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में होता है, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड फील्ड फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस बेटा कौन से होते हैं? दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टेंशन इन इलास्टिक बॉडीज। जो इलास्टिक बॉडीज हैं उनमें जो टेंशन बनती है, जैसे रोप है, वायर है, तो बेटा इनमें टेंशन कब बनेगी? जब आप इन चीजों को पुल करोगे। अगर आप किसी वायर को पुल करोगे, अगर
आप किसी रॉप को पुल करोगे तो रॉप में और वायर में बेटा टेंशन बनेगी, रॉप में और वायर में टेंशन बनेगी। इसी टाइप से कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पे ड्रैग करेगा तो बेटा सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन बनेगा, और फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी है। तो बेटा ये है कांटेक्ट फोर्सेस। तो कांटेक्ट फोर्सेस में आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलेगा, टेंशन फोर्सेस मिलेंगे और नॉर्मल फोर्सेस मिलेंगे, नॉर्मल फोर्सेस। तो बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और बेटा सरफेस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन आपका वेट से अपोजिट फोर्स है, वेट से अपोजिट फोर्स है। तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है ये बेटा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने किसी सरफेस को टच किया है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस को टच करेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्जेक्ट का वेट तो सरफेस पे आएगा, लेकिन सरफेस वेट पे क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो जैसे आप खड़े हो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ तो बेटा आपका वेट कहाँ है, आपका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ ग्राउंड। तो बेटा अगर आपका वेट ग्राउंड पर वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ग्राउंड आपके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ग्राउंड आपके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। और अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन को फील करना है तो आपको ग्राउंड सरफेस के साथ अपना कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। तो बेटा ये फोर्सेस आपके कांटेक्ट फोर्सेस में आते हैं। अब बोलो फील्ड फोर्सेस में क्या आएगा, फील्ड फोर्सेस में आएगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। नंबर 2 मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस। नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो बेटा ये आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपके फील्ड फोर्सेस होते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ लाइंस के थ्रू लगते हैं। तो आपको मालूम होगा कि अगर एक एप्पल किसी ट्री से डिटैच होके नीचे आ रहा है तो बेटा उस एप्पल के ऊपर एम्प्टी स्पेस के थ्रू कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस एप्पल के ऊपर एम्प्टी स्पेस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हाईलाइट हो रहा है। इसका मीनिंग उस एप्पल के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होने से एप्पल नीचे आ रहा है। तो बेटा अगर किसी आयरन नेल को आप किसी मैग्नेट के पोल के पास में रखोगे तो बेटा मैग्नेट और आयरन नेल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उस एम्प्टी स्पेस में मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। तो आपको मालूम होगा कि इसी टाइप से अगर एप्पल आपका किसी ट्री की ब्रांच से डिटैच होकर नीचे आ रहा है तो एप्पल और अर्थ के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उस एम्प्टी स्पेस में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है। तो बेटा इसी टाइप से चेक करो, अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन आपके एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं, चेक करो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सेपरेशन है। तो अगर दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो आपको मालूम है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब चेक करो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है बेटा, इस एम्प्टी स्पेस में कौन सा फोर्स काम कर रहा है बेटा, इस एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, इस एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए किसी भी टाइप का कांटेक्ट जरूरी नहीं है। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विदाउट एनी कांटेक्ट काम करते हैं, सो दे आर नोन एज फील्ड फोर्सेस। तो बेटा ये आपके फील्ड फोर्सेस हैं और ये आपके कांटेक्ट फोर्सेस हैं, ये आपके कांटेक्ट फोर्सेस हैं। तो बेटा ये था फोर्स का बेसिक आइडिया कि फोर्स आपका बेसिकली डिफाइन कैसे होता है, फोर्स आपका बेसिकली डिस्कशन में कैसे आता है, और फोर्स आपका बेसिकली कितने टाइप से क्लासिफाई हो सकता है। तो बेटा अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्स आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो अगर हम
अगर हम न्यूक्लियर फोर्स को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लेके चलेंगे तो बेटा सबसे वीकेस्ट फोर्स क्या होगा? दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो बेटा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स। तो बेटा न्यूक्लियर फोर्स किसके अंदर होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये काफी शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज का मीनिंग न्यूक्लियस का साइज काफी स्मॉल होता है। तो बेटा इतने स्मॉल साइज के अंदर अगर ये वाला फोर्स काम करेगा तो इसका मीनिंग क्या? इसकी रेंज काफी शॉर्ट होगी, इसकी रेंज काफी स्मॉलर होगी। बेटा फिर इसके बाद कौन सा फोर्स आपका स्ट्रॉन्गर है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा ये किससे मिलके बना है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स से मिलके बना है। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स से मिलके बना है। तो आपके टेंशन फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर काउंट होंगे। आपके टेंशन फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर काउंट होंगे। तो अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है तो बेटा वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका काम कर सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के मिलने से बनता है। नाउ सबसे लास्ट कौन सा आएगा? सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज ज्यादा है, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज ज्यादा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स आपका न्यूक्लियर फोर्स से काफी स्मॉलर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी काफी स्मॉलर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका बेटा वीकेस्ट फोर्स में आएगा। तो अगर आप किसी ब्रेड के ऊपर शुगर डालोगे और फिर ब्रेड को ऐसे उल्टा कर दोगे, ब्रेड को ऐसे इन्वर्ट कर दोगे, तो बेटा शुगर नीचे गिर जाएगी। ठीक है, जो ग्रेनी ऑफ शुगर है वो आपको नीचे मिलेगी। इसका मीनिंग कि अगर शुगर और ब्रेड के पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता तो बेटा शुगर आपकी ब्रेड को उल्टा करने के बाद नीचे नहीं गिरती। अब वो नीचे क्यों गिर रही है? क्योंकि शुगर और ब्रेड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। अब बेटा अगर आप ब्रेड पे जैम लगाओगे और फिर ब्रेड को ऐसे उल्टा करोगे तो बेटा अब जैम ब्रेड से अलग नहीं होगा, जैम नीचे नहीं गिरेगा। इसका मीनिंग क्या? जो जैम के पार्टिकल है, जो ब्रेड के पार्टिकल है, उनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो बेटा अगर हम ब्रेड के ऊपर शुगर डाल के और ब्रेड को उल्टा करेंगे तो बेटा वहां पर उस केस में क्या होगा? शुगर नीचे गिर जाएगी, जो ग्रेनी ऑफ शुगर है वो नीचे गिरेंगे। अब अगर हम ब्रेड के ऊपर जैम लगाएंगे फिर ब्रेड को उल्टा करेंगे तो बेटा जैम नीचे नहीं गिरेगा। इट मीन्स कि बेटा फोर्स आपका वीक भी हो सकता है और फोर्स आपका स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है। तो बेटा जैम और ब्रेड के पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका काम कर रहा है, लेकिन शुगर और ब्रेड के पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका काम नहीं कर रहा है। तो इसका मीनिंग वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से शुगर पार्टिकल आपके नीचे गिर रहे हैं। तो बेटा नेचर ऑफ पार्टिकल डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका स्ट्रॉन्गर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका अपीयर होगा या नहीं होगा। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि
जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका अपीयर होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वहां पर ओवरकम हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वहां पर बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगा। यही रीजन है कि जब जैम और ब्रेड के पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा तो वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करना बंद कर देगा। लेकिन जब शुगर और ब्रेड के पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा तो वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करना स्टार्ट कर देगा। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको बिल्कुल प्रॉपर वे से ध्यान रखना है कि हमें 3 टाइप्स के फोर्सेस मालूम है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स। तो बेटा ये आपको अगर मालूम होगा, ये आपको अगर मालूम होगा तो आपको इनका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी मालूम चल जाएगा। ग्रेविटेशन सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ग्रेविटेशन सबसे वीकेस्ट फोर्स है, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका स्ट्रॉन्गर है, और सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा फोर्स है बेटा?